नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा दौरे के दौरान क्षेत्र के किसानों ने गन्ना समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी किए जाने पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री धामी को गन्ना और पर्वतीय क्षेत्रों की पारंपरिक कृषि उपज गडीरी, माल्टा, अदरक और शहद से भरी विशेष टोकरी भेंट की। महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि से प्रदेश के 3 लाख गन्ना किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। हाल ही में गन्ना के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें, जिससे उत्तराखंड गन्ना समर्थन मूल्य में उत्तर प्रदेश में भी आगे निकल आया। किसान अपने साल भर जो है अपना खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। कभी बरसात नहीं होती है, कभी अति वृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सीमांत क्षेत्र है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा के अधिकांश गांव यहाँ पर आते हैं। उन गांवों के किसानों को अच्छी प्रकार की कृषि करने के लिए जो भी यहाँ पर अच्छी तकनीकी हो सकती हैं, अच्छी प्रजातियां हो सकती हैं, जो शोध अनुसंधान के नए तरीके हो सकते हैं, वो सभी यहाँ पर जानकारियां मिली हैं। अच्छी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। अनेक प्रकार के कृषि उपकरण और कृषि से संबंधित बीज भी यहाँ पर वितरित किए गए हैं। ये प्रयास अब पूरे राज्य के अंदर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग जनों को पुरस्कार राशि, मेडल, प्रशस्ति पत्र और मान पत्र प्रदान किए। वहीं मुख्यमंत्री ने देहरादून में 905.13 लाख की लागत से बनने वाले आयुक्त दिव्यांग जन उत्तराखंड के बहुउद्देशीय कार्यालय भवन का शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र नैनीताल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने दिव्यांग जनों को समाज के दिव्य अंग बताते हुए उनके संघर्षों को प्रेरणा कहा। उत्तराखंड के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवाकर भट्ट के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका निधन उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति है। ऋतु भूषण ने बताया कि उनके पिता भुवन चंद खंडूरी के समय दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड के लिए पहला नेशनल हाईवे स्वीकृत किया था। राज्य निर्माण की उनकी लड़ाई को हमेशा याद किया जाएगा। गई थी और मेरे पिताजी के संबंध आदरणीय जो स्वर्गीय हमारे दिवाकर भट्ट जी के साथ बहुत पहले से थे और चर्चा अक्सर मेरे पिताजी के साथ होती थी उनके बारे में, खासकर रोड्स के बारे में। बताना चाहूंगी आपको कि NH का जो सबसे पहले जो बातचीत शुरू हुई थी, जनरल साहब के पास हमारे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी पहुंचे थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे पास NH नहीं है, हमारे पास NH होने चाहिए। तो उनसे पारिवारिक संबंध रहे और वो जो क्षति है मेरे परिवार के लिए तो है ही, लेकिन हम सभी के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। 24 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्निवल की सफलता के लिए मंत्री ने विभाग को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फूड फेस्टिवल्स, मोटर बाइक रैली, मैराथन, नेचर वॉक जैसी गतिविधियों पर चर्चा की गई। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4 पेटी शराब, 570 ग्राम चरस और 6 ग्राम स्पैम बरामद हुए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 60 और NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर सभी तस्करों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली परिसर में CO पूर्णिमा गर्ग ने किया। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत हुई है। आपको बता दें, शराब तस्कर विविध थापा, चरस तस्कर गजेंद्र और स्मक तस्कर मोनू देवनाथ उर्फ बाटली की पहचान की गई है। मोनू पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कल 3 मेजर रिकवरीज हुई हैं। इसमें से एक तो आपकी है अवैध शराब पकड़ी गई है शामपुर चौकी क्षेत्र से, जिसमें 4 पेटी आपकी देसी शराब की बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इसमें एक हमारे को वाहन एक स्कूटर भी इसमें बरामद हुआ है। इसी क्रम में एक लगभग 6 ग्राम स्मैक भी पुराने रेलवे स्टेशन के पास से बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच इसमें की जा रही है और बाकी इन लोग कहाँ से लाते हैं, आगे का क्या इनका लिंकेजेस रहते हैं, उसके बारे में भी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी क्रम में कल 567 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है एक व्यक्ति से ट्रांजिट कैंप के पास। इन आरोपियों की क्या पहचान हुई है? इन आरोपियों की पहचान क्या है? इन आरोपियों की पहचान है कि आपका जो अवैध जिसमें जो चरस करी गई है वो व्यक्ति बता रहे हैं ये शीशम झाड़ी का रहने वाला है और ये लगभग 58 वर्ष का है। बाकी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसकी जांच गहनता से की जाएगी। इसमें आपका जो स्मैक है वो एक देवनाथ बाटली नाम का आदमी है जो मायाकुंड का रहने वाला है। 28 वर्ष का ये व्यक्ति है। जो शराब बरामद की गई है वो आपके शामपुर का रहने वाला व्यक्ति 18 वर्ष का है ये लड़का और इसमें आपकी और जानकारी की जाएगी। क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें जानकारी कर रहे हैं अपने विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से और लोग उसमें पूछताछ करें। हल्द्वानी से परिवहन विभाग से जुड़ी 2 खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले हल्द्वानी RTO कार्यालय में अब नए वाहन नंबर प्लेट की सीरीज UK 04S शुरू हो गई है। ये सीरीज पहले चल रही थी। आपको बताते हैं UK 04AR के समाप्त होने के बाद शुरू की गई। अब वाहन मालिक अपने पसंदीदा नंबर को उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट यानी fancy.parivahan.government.in माध्यम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। वहीं फैंसी नंबरों के लिए फीस 2000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होगी और कुछ खास नंबरों के लिए ऑनलाइन नीलामी भी की जाएगी। वहीं RTO हल्द्वानी परिसर में लंबे समय से खड़ी सीज गाड़ियों को लेकर विभाग ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने फैसला लिया है कि 90 दिनों के भीतर वाहन नहीं छुड़वाने पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हमारे कार्यालय में हल्द्वानी ऑफिस में वर्तमान समय में UK 04 AP सीरीज चल रही है जो कल समाप्त हो जाएगी और कल हम जो है UK 04 AS सीरीज जो है उसको खोलेंगे। तो इसमें जो भी वाहन स्वामी जो फैंसी नंबर या इच्छित नंबर हैं जो लेना चाहते हैं वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुल्क जमा करके और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके उस नंबर को बुक करा सकते हैं। कुछ नंबर जो है उसमें जो है निर्धारित जो है 25,000, 1,25,000 और 10,000 के जो बैंक ड्राफ्ट जमा करके निर्धारित प्रक्रिया नीलामी प्रक्रिया में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है अन्य जो है कुछ नंबर हैं उनमें जो है ऑनलाइन शुल्क जमा करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं और जो बुक नंबर कराए हैं उनमें
उन नंबर को 1 माह के अंदर जो है अपने वाहन पे इंटर कराना आवश्यक है। उसमें जो निर्धारित जो शुल्क है वो 1 लाख है, कुछ वाहन नंबर का जो है 25,000 10,000 है। उसके ऊपर जो नीलामी की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो जो उच्चतम बोलीदाता है, बोली लगाने वाला है, उसी को नंबर प्रदान किया जाता है। हल्द्वानी के परिवहन विभाग से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसमें पुराने नंबर प्लेटों की जो समय अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो पुराने नंबर की जो सीरीज चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और परिवहन विभाग ने नए नंबर की सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें वो लोग जो लंबे समय से अपनी पसंद का नंबर लेने के इच्छुक थे उनको अब अपने पसंद का नंबर मिल सकता है, जिसके लिए परिवहन विभाग ने नए नंबर की सीरीज शुरू कर दी है और उसको लेके तमाम तरीके से तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और नए नंबर की सीरीज की शुरुआत हल्द्वानी परिवहन विभाग की तरफ से कर दी गई है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने अपने पुराने नंबर की सीरीज को खत्म कर दिया है, क्योंकि पुराने नंबर की सीरीज की जो अंक तालिका के तहत वो नंबर समाप्त हो चुके थे और अब नए नंबर की सीरीज को शुरू कर दिया है, जिसकी वो लोग जो अपनी पसंद का नंबर लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अपने पसंद के नंबर का, और उसको लेकर के परिवहन विभाग की वेबसाइट में जाकर के अपने नए नंबर को यहाँ पर वो लोग पा सकते हैं। वहीं बात की जाए तो परिवहन विभाग की तरफ से एक दूसरा बड़ा निर्णय ये भी लिया गया है कि जो लंबे समय से परिवहन विभाग के द्वारा जो गाड़ियां सीज की गई होती हैं, उन गाड़ियों को जो लोग 90 दिन के अंदर नहीं छुड़ाते हैं परिवहन विभाग की प्रक्रिया के तहत, तो उन गाड़ियों को नीलाम भी कर दिया जाएगा। इसका कारण परिवहन विभाग के आरटीओ गुरुदेव सिंह ये बताते हैं कि परिवहन विभाग में कई भारी संख्या में सीज की हुई गाड़ियां लगातार लंबे समय से खड़ी है और उन गाड़ियों के खड़े होने के कारण अव्यवस्था का माहौल आरटीओ परिसर में बना हुआ है। गुरुदेव सिंह जो आरटीओ हैं हल्द्वानी के, उन्होंने साफ कहा है कि वो लोग जिनकी गाड़ियां परिवहन विभाग की तरफ से सीज की गई हैं और जो लोग 90 दिन के अंदर अपनी गाड़ी को नहीं छुड़ाते हैं, तो उन सभी की गाड़ियों को 90 दिन के बाद नीलाम कर दिया जाएगा, जो नीलामी प्रक्रिया से होकर के गुजरेगी। जहां नंबर प्लेट की शुरुआत हो चुकी है, तो उसमें जो लोग अपनी पसंद का नंबर लेना चाहते हैं उन नंबर की शुरुआत 2,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक होगी। तो पूरी तरीके से लोगों को नए नंबर मिल पाएंगे, ये कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तरफ से कदम उठा लिया गया है। और सीज की गई गाड़ियों को 90 दिन के अंदर अगर नहीं छुड़ाया जाता है तो उन गाड़ियों की नीलामी कर दी जाएगी, जिससे यहाँ पर जो सीज की गाड़ियां हैं वो खराब भी हो रही हैं और गाड़ियां खराब ना हो उसको उससे पहले ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। मुनी के रेती क्षेत्र में पुलिस ने आगामी क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं कैलाश गेट चौकी पुलिस ने रात में पैदल गश्त की और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। स्थानीय निवासियों ने अंधेरे वाले क्षेत्रों में पथ प्रकाश की कमी और नशेड़ी तत्वों की सक्रियता की जानकारी भी दी। इस पर चौकी प्रभारी ने ऊर्जा निगम से पत्राचार शुरू कर दिया है। वहीं इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की सटीक जानकारी जनता तक पहुंचाने को प्राथमिकता बताया। तिवारी ने मीडिया से बेहतर समन्वय, पत्रकारों की समस्याओं को त्वरित समाधान और सोशल मीडिया पर सकारात्मक सामग्री प्रकाशित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं उन्होंने सेंसेस स्टोरी और रोचक लेखों के नियमित प्रशासन की सलाह भी दी। देखिए, उसमें कई बिंदु थे, जैसे समय समय पर हमारे, जैसा आप सभी जानते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, तो उस समय मीडिया का एक जो आगमन है उस संबंधित ज़िले में काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाता है, उसकी हम लोग व्यवस्था कैसे करें। और जो हमारी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की और जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठा करके धरातल पर काम किया है, ऐसी जो सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी आम जनता के समक्ष लाया जा चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपके ज़िले में इस तरह की सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी बना करके आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही मीडिया से तालमेल और जो बेहतर समन्वय है, प्रेस क्लब की कुछ दिक्कतें कुछ जनपदों में आ रही हैं तो उसके भी हमने कहा कि बैठ कर उसको सॉर्ट आउट करिए।
तो कुल मिलाकर के एक ओवरऑल जो उनकी अपने फीडबैक थे उसको भी हमने लिया, और जो हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी नीति है उसके लिए भी हमने उनके साथ बैठक करके उस समय निर्देश दिए। वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली हाईकमान के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल, चुनाव अभियान कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और पूर्व अध्यक्ष करण माहरा शामिल रहे। आपको बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसा ने बताया कि बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास कर रही है। वहीं बैठक में पार्टी संगठन के नए स्वरूप और प्रदेश कमेटी के पुनर्गठन पर भी विचार हुआ। देखिए, राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उत्तराखंड प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इस समय इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं उसमें एसआईआर है। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रही है, जो बिहार में उन्होंने किया, वोट चोरी का जो काम पूरे देश में वो कर रहे हैं, उस संबंध में और इसी संबंध में जो आगामी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में विशाल रैली हो रही है, उसके संबंध में पार्टी के प्रदेश के संगठन के स्वरूप के बारे में, क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन होना है, उसमें कैसे सब लोगों को साथ लेकर के पार्टी नई कार्यकारिणी बनाए, गोदियाल जी की जो टीम बननी है, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर बातचीत हुई। और उसमें प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी के अलावा हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर करण माहरा जी, हमारे सीईसी के मेंबर और राज्य में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सम्मानित प्रीतम सिंह जी, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। उत्तराखंड में ठंड के बढ़ते प्रकोप के साथ ही छोटे बच्चों में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे ठंड का असर बढ़ रहा है, अस्पतालों में बच्चों को दिखाने वाली की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दून मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में प्रतिदिन बच्चे माता पिता के साथ इलाज के लिए आ रहे हैं। दून अस्पताल के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ही 5 साल तक के बच्चों में वायरल इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माता पिता को बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए और 3 साल तक के बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि मां का दूध बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर बोले हम ठंड में ज़्यादातर कोशिश करें कि बच्चे को जो 5 साल से नीचे का बच्चा है उसको पूरे कपड़े पहना के रखें आप। दूसरा चीज़, घर से सुबह के टाइम में कोशिश करें ना लेके निकलें। अगर निकलने की ज़रूरत पड़ती भी है आपको तो सर में कैप पहना दें, हाथ पैर में जुराबे डाल सकते हैं या दस्ताने पहना सकते हैं, या पूरे ढक के आप लेके जा सकते हैं। आप जैसे ज़्यादातर हमारे पास हिली एरिया में स्कूटी सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो स्कूटी पे लेके बच्चे को ना निकलें ज़्यादा, क्योंकि हवा ठंड हवा ज़्यादातर बच्चे को नुकसान करने का चांस रहेगा। दूसरा चीज़, कोशिश करें जो 1 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको कहेंगे कम से कम अपना माँ का दूध ज़रूर पिलाएं, बोतल से फीडिंग ना कराएं, समय समय पे टीका ज़रूर लगाना है। अगर लगे बच्चे का छाती चल रहा है या जैसे सर्दी खांसी जुकाम है तो सिंपल है, चलो कहीं भी आप लोकल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएँ और वहाँ दिखा के उसके बाद से अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में तो ज़रूर ही जाएँ।
वहीं प्रदेश में विपक्ष ने पलायन आयोग द्वारा 6,282 लोगों के रिवर्स पलायन के आंकड़ों को केवल बात बताते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का मानना है कि धरातल पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को पलायन की असली परिभाषा समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है और रिवर्स पलायन का स्वागत कर रही है। पहली बात तो शायद कांग्रेस को डेफिनेशन एक पूरी आपको भी पूछनी चाहिए उनसे कि पलायन का आखिरकार जो एक डेफिनेशन है वो है क्या, कि किसको पलायन कहते हैं। मतलब उत्तराखंड से बाहर के पलायन को कह रहे हैं या हम गांव से लेके अपने बाजार में अगर घर बना रहे हैं आप उसको भी पलायन कहते हैं, आप देहरादून आते हैं उसको भी पलायन कहते हैं, आप सब चीज को पलायन कहते हैं। तो कई चीजें हैं। कुछ पलायन का भी दो महत्व होते हैं। एक होता है पॉजिटिव पलायन जो विकास के लिए होता है, जो और बेहतर चीजों के लिए होता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है, और एक होता है जो मजबूरी में किया गया पलायन होता है। तो सरकार की ये कोशिश होती है कि जो मजबूरी में किया जाना पलायन है किया गया वो नहीं होना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। लेकिन अगर आप आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, आप और आईआईएम में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, वहीं पढ़ना पड़ेगा। वो आपके घर में इंस्टीट्यूट तो नहीं आएंगे, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। फिर आपको और कुछ और करना है तो जो चीजें जहाँ जहाँ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, जिनकी जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वो वहाँ जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, तो वो भी जाना पड़ता है। ये बेटरमेंट के लिए आप बेहतर कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप आगे जा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। लेकिन कोई मजबूरी में जिसको लगता है कि मैं गांव में रह के बेहतर काम कर सकता हूं लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में स्थित वाइब्रेंट विलेज के पुनरुद्धार के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपको बता दें, वाइब्रेंट विलेज यानी 2.0 के तहत नेपाल से सटे 40 गांव को डिजिटल तरीके से फिर से आबाद किया जाएगा। इस योजना में आजीविका, आवास, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विकास कार्यों की शामिल है। आपको बता दें, नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले के गांव के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। वीवीपी 1 में जो हमारे 51 विलेजेस थे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के, लगभग हमने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजे थे, जिसमें लगभग 200 के करीब हमारे स्वीकृत हुए थे। जिसमें कन्वर्जेंस की योजनाएं भी थी, स्टैंड अलोन वीवीपी 1 की योजनाएं भी थी। उसमें हमारे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे। और पिथौरागढ़ में पीएमजीएसवाई की 5 सड़कें भी थी जो कि हमारी स्वीकृत हुई थी, जिसमें एक सड़क बीआरओ ने टेक ओवर करी है, 4 सड़कें पीएमजीएसवाई उस पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग की तरफ से भी कुछ तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंसेप्ट पर भेजे गए थे। जैसे अगर हम गुंजी की बात करें तो गुंजी में शिवोधाम का प्रोजेक्ट भेजा गया था भारत सरकार को, नीति माणा का मास्टर प्लान के तहत भेजा गया था, और जादूंग और हरसिल का अलग से पर्यटन के कुछ प्रोजेक्ट भेजे गए थे। तो उन पर भी भारत सरकार ने विचार किया है, कुछ में सैंक्शन भी दी है। और अभी भी भारत सरकार की जब लास्ट वीसी में भी बताया गया था कि अभी भी लगभग 7 साल के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड में एलिफेंट सफारी दोबारा शुरू हो गई है। ऋषिकेश के पास स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व के चिला रेंज से इस सफारी की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों को और पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, प्रमुख वन संरक्षण आर.के. मिश्रा ने कहा कि एलिफेंट सफारी एक रोमांचकारी अनुभव है, खासकर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए। हाथी पर बैठकर जंगल का दृश्य देखने का अनुभव अद्वितीय है। हाथी और मानव का रिश्ता सदियों से पुराना है। उन्होंने ये भी कहा है कि एलिफेंट सफारी के पुनः शुरू होने से न केवल पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या इसमें बढ़ोतरी होगी? क्या ये मील का पत्थर साबित होगी सर? देखिए, जो हाथी का सफारी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक डेफिनेटली रोमांच की बात होता है। जो लोग कभी हाथी देखे नहीं होंगे या दूर से देखेंगे, लेकिन
उसके मैंने पर्यावरण दृष्टि से या पर्यटन दृष्टि से एक जिस एरिया में वो उनको डेजिग्नेट कर गया है कि आपने यहाँ पर हाथी के पीठ में बैठ के सफारी कर सकते हैं, जंगल का नज़रिया पूरा अलग दिखता है हाथी का पीठ से। उसमें जानवर का मूवमेंट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर होल हो, जो आपने गाड़ी में नहीं देख सकते, आप हाथी का पीठ से एक हाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि हाथी और मानव का बहुत पुराना रिश्ता है, तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये हो रहा है, इसमें होता है कि जो इम्प्रेसिबल एज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस टाइप बच्चे होते हैं जिनके सामने कैरियर पूरा रखा हुआ है और ये जंगल के प्रति प्रेरित होते हैं, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, या एक साधारण नेचर के प्रति अपना जो एक लगाव है, अगर हमने इसको इंस्टिल कर सके तो भविष्य में डेफिनेटली एक अच्छा फोर्स, यूथ का फोर्स हो जाएगा जिन्होंने डेडिकेटेडली फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। उत्तराखंड के चंपावत निवासी पर्वतारोही वीरेंद्र सिंह सामंत को माउंट एवरेस्ट फतह करने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया। वीरेंद्र सिंह सामंत ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा और एनसीसी का ध्वज फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें शॉल और पौधा भेंट कर सम्मानित किया और उनके इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें बधाई भी दी। इस मौके पर मंत्री ने वीरेंद्र सिंह सामंत के प्रेरणादायक कार्यों की सराहना भी की। क्या नाम है? नाम वीरेंद्र सिंह सामंत। वीरेंद्र सिंह सामंत और चंपावत से। वीरेंद्र जी, आपने कब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और क्या कुछ रहा? सर, इसी साल मैंने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। मैं इसके साथ एनसीसी टीम के साथ इंडिया की टीम को इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया था, जिसमें हमने 1 साल तक एनसीसी के अंडर पूरी मेहनत से क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई नीम में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उसके बाद सियाचिन में हुई आर्मी के अंदर। उसके बाद 18 मई को हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे भारत का और अपने क्या कहते हैं प्रदेश का तिरंगा झंडा लहराया। आगे क्या टारगेट? सर, साथ में तैयारी कर रहा हूँ, और जैसे एशिया की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, उसकी तैयारी कर रहा हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? मैं क्या कहते हैं डीएवी कॉलेज से बीएससी कर रहा हूँ 3rd ईयर में। जी सर। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।